नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे भागों का कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग लेके हाजिर हुए हैं जो है अर्थ प्रकृतियाँ किसी भी कथा वस्तु की जो है ये है कि कथा वस्तु में यानी नाटकी में जो पंचीकरण होते हैं। क्या पंचीकरण? तो पांच जो हमारे नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं और 5 संधियाँ होती हैं, 5 अर्थोक्षेपक होते हैं और पंच नाटककार। इन सब के नामों को और इन सब का क्या कार्य है, हमारे नाटक में क्या कार्य है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सब का हम लोग आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके पहले तो देखेंगे और ये लक्ष्य झारखंड का हमारा 22वां एपिसोड है दोस्तों। तो उसके पहले जो न देखे हो तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो में जैसे जो है कौन किसके कंचुकी हैं, कौन सा रस है किस ग्रंथ में और कौन कहाँ से उपजुब लिया गया है, इन सब का हम लोग अध्ययन छोटे छोटे वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे नाटकीय पंचीकरण। तो नाटकीय पंचीकरण में जो है सबसे पहले है कि पंच प्रकृतियाँ। हम लोग 5 प्रकृतियों के बारे में देखेंगे। तो सभी को पता है कि 5 प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, तो इसे हम सबसे पहले देखेंगे। उसके पहले हम ये थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि मैं लिख नहीं सकती दोस्तों, इसमें जो है ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो है हम इसे आप लोगों को बोल के बताऊंगी और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे होता है कि कथा का वस्तु क्या होता है। तो कथा का 2 वस्तु होते हैं। कौन? 2 वस्तु होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं, इसे कथा वस्तु कह लीजिए। कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं। कौन? पहला होता है कि आधिकारिक होता है और दूसरा क्या होता है? प्रासंगिक होता है। कौन? पहला आधिकारिक होता है, ये होता है कि कथा वस्तु, ये हो गया कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं। एक पहला हो गया कि आधिकारिक हो गया और दूसरा हो गया प्रासंगिक होता है। तो आधिकारिक क्या होता है, प्रासंगिक क्या होता है, इसे हम लोग पहले जान लेते हैं। तो जो पहला होता है प्रासंगिक होता है, वो क्या होता है कि वह मुख्य कथा होती है। जो प्रासंगिक होता है पहला क्या है कि आधिकारिक होती है, जो मुख्य कथा होती है। क्या होती है? मुख्य कथा होती है। और इसका अर्थ होता है कि फल का स्वामित्व, जो फल का स्वामित्व हो, यानी जो फल का अधिकारी हो। किसी भी नाटक का कोई न कोई फल, कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो जो उसका फल का स्वामी होता है, अर्थात जिसे नायक कहा जाता है, वह नायक के रूप में होता है। क्या होता है? नायक होता है। वही फल का स्वामित्व होता है, फल का अधिकारी होता है। और जो पूरी कथानक होती है वह उसी नायक पर आधारित होती है। तो नायक होता है जो कथानक का अधिकारिक होता है और वही जो है उस कथानक का पूरा अधिकारी होता है। जैसे कि रामायण में रामचंद्र जी, तो रामायण में रामचंद्र जी क्या हैं? नायक हैं। और जैसे नाटक है उत्तरामचरितम, इसमें जो है नायक राम है। और जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक दुष्यंत है। तो पूरी कथानक, पूरी कथा जो होती है दुष्यंत और जो है शकुंतला पर आधारित होती है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो अर्थात कहा जाता है कि जो आधिकारिक होता है, यानी वह नायक होता है, वह किसी भी कथानक का स्वामित्व होता है, आधिकारिक होता है, अर्थात नायक के रूप में उसे परिणित किया जाता है। दूसरा क्या है हमारा कि दूसरा प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक कथा क्या होती है? तो प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा की थोड़ी सी गौण रूप होती है। कौन सी गौण होती है दोस्तों? तो गौण रूप से होती है जो मुख्य कथा का अंग होती है। वह मुख्य कथा का अंग तो होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होती है। जैसे कि नायक के साथ कोई सहनायक हो, जैसे कि राम के साथ सुग्रीव या शबरी का जो कार्य है, जो उनके कथानक हैं, छोटे छोटे जो कथानक, किसी कथानक में जो छोटे छोटे कथानक आ जाते हैं किसी पात्रों के द्वारा, तो वो जो होता है वो प्रासंगिक कथा होती है। क्या होती है? प्रासंगिक कथा होती है। अब हमारा जो होता है
ये जो हमारा पंच अर्थ प्रकृतियाँ हैं, इन पंच अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत। अच्छा हाँ, एक बार और होता है कि जो प्रासंगिक कथा होती है, क्या दूसरी कथा जो हमारी है प्रासंगिक कथा, जो प्रासंगिक कथा होती है दोस्तों, प्रासंगिक कथा जो होती है वो क्या होती है कि उसके भी दो भेद होते हैं। उसके भी दो भेद होते हैं, कौन? पताका और प्रकरी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी आकृतियाँ उसमें भी पताका प्रकरी है। तो थोड़ा सा पताका और प्रकरी के बारे में जान लेते हैं। नहीं तो आइए हम लोग इसको, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसके माध्यम से हम लोग अर्थ प्रकृति के माध्यम से ही जानते हैं पताका और प्रकरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, पहले 5 अर्थ प्रकृतियों को पढ़ेंगे, उसके बाद 5 कार्य अवस्था को पढ़ेंगे, 5 अर्थ क्षेपक और जो सभी हैं, तो सब 5-5 हैं, तो सभी को अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ। 5 अर्थ प्रकृतियाँ में सबसे पहले बीज होती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बीज क्या होती है दोस्तों? तो बीज जैसे होती है कि किसी वृक्ष को उगाने के लिए और किसी वृक्ष को तैयार करने के लिए जो बीज का रोपण होता है, क्या होता है? बीज का ही रोपण तो होता है, बीज ही तो बोया जाता है। तो बीज जो वृक्ष के बीज की तरह जो आरंभ की शुरुआत की छोटी सी कहानी होती है, वही कहानी जो होती है बाद में अनेक प्रकार से विस्तार हो जाती है। क्या होती है? अनेक प्रकार से विस्तार रूप पकड़ लेती है। छोटी सी कहानी, जैसे किसी बड़े से वृक्ष को रोपने के लिए सबसे पहले छोटा सा बीज बोया जाता है, फिर वो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जो कहानी होती है पहले छोटी सी होती है, फिर बाद में वो विस्तारित रूप पकड़ लेती है। तो क्या होती है? बीज होती है। और जैसे कि रामायण है, रामायण एक राम के जन्म आदि के कथानक को लेके बहुत बड़ा रावण वध तक, उसके बाद फिर राम के स्वर्ग तक जाने तक की बहुत बड़ी कथा हो जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा बिंदु होता है। बिंदु क्या होता है कि बिंदु होता है जो मुख्य कथा को टूट जाने पर, जैसे कहानी जा रही है, ये कहानी है जा रही है और यहाँ बीच में कोई विघ्न आ गया, तो जो विघ्न आने पर कथा को जो है टूट जाने पर उसे पुनः क्या होता है कि मुख्य कथा से जोड़ना होता है, तो बिंदु होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम आप लोगों को रामायण के माध्यम से ही देते हैं कि जटायु का वृत्तांत यह बताता है कि सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया है। जब ये जो कथा राम की कथा चल रही थी, राम बन गए, राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होते समय राम को वन दिया गया, फिर वन में गए, वन में जो है ये कथानक सीता का हरण होता है। उसके बाद जो है राम और लक्ष्मण बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करते हैं। फिर उसी कथानक के बीच में एक बिंदु निकल के आता है जो जटायु के रूप में आता है, और वो बताता है कि जो है सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया है, वो लंका ले गया है। तो वहीं से राम और लक्ष्मण का अन्वेषण यानी सीता के खोजने की शुरुआत हो जाती है, और उसमें जो है वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो कथा को जो बिंदु वह कार्य करता है जो कि किसी की कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा हमारा पताका हो गया। पताका क्या होता है दोस्तों कि वह प्रासंगिक कथा है, या प्रासंगिक कथा के अभी हम बताए थे ना कि प्रासंगिक कथा के 2 रूप होते हैं, 2 भेद होते हैं, पताका और प्रकरी। तो उसी में हम लोग वहाँ नहीं उसका विस्तार किए थे, यहाँ कर ले रहे हैं। तो जो पताका होता है वो क्या होता है कि जो प्रासंगिक कथा होती है वह मुख्य कथा के साथ दूर तक चलती है। क्या होती है? दूर तक चलती है। जैसे कि रामायण में सुग्रीव की कथा को देख लीजिए। रामायण में जो सुग्रीव की कथा है, तो सुग्रीव की कथा सीता की खोज से लेके रावण वध, और फिर इधर राम लौट के आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, राम स्वर्गारोहण जाते हैं, साथ सभी जगह सुग्रीव को दिखाया जाता है, सुग्रीव जो है उनके साथ रहते हैं। तो यही बात है कि जो कथा मुख्य कथा के साथ दूर तक चलती है वह पताका कहलाती है। वह क्या होती है? पताका कहलाती है। प्रकरी क्या होता है दोस्तों? प्रकरी जो होता है वह प्रकरी का काम है कि प्रकरी को वह प्रासंगिक कथा होती है जो मुख्य कथा से थोड़ी दूर चलती है। क्या है? थोड़ी दूर चलती है, किसी कथा के बीच में थोड़ा सा उसका प्रसंग आता है, थोड़ी दूर चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे राम और लक्ष्मण सीता के खो जाने पर, सीता का हरण हो जाने पर, उनको खोजते खोजते कहाँ जाते हैं? शबरी के
सबरी के आश्रम में जाते हैं। तो सबरी के जो कथानक है थोड़ा सा ही रहता है, वहाँ पे सबरी मिलती है उन लोगों को, राम और लक्ष्मण को, और उनको जो है बैर का भोजन कराती है, सब कुछ करती है, और वहीं से उनकी कहानी शुरू हो जाती है। वो बताती है कि किष्किंधा में सुग्रीव हैं और बाली हैं, उनकी ऐसी ऐसी दशा है और वानरों की सेना है, और उससे आपकी सहायता हो सकती है, सीता की खोज हो सकती है। तो सबरी की जो कथानक है वहीं तक रहती है। वो सबरी वहीं पे राम और लक्ष्मण का स्वागत करती है और सीता के खोजने के मार्ग को बताती है, यानी रास्ते को बताती है कि आप सुग्रीव के पास जाइए किष्किंधा नगरी में, वहाँ वानर हैं और सीता की खोज, उनसे आपकी सहायता मिल सकती है। तो छोटी सी कथा है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। सबरी का कहीं पे वृतांत नहीं आता है। तो ये प्रकृति का कार्य होता है। क्या है? प्रकृति का कार्य होता है। उसके बाद 5वां नंबर होता है कार्य। कार्य क्या होता है दोस्तों? कि कार्य का अर्थ होता है फल की प्राप्ति हो जाना, यानी फल होता है। कार्य क्या होता है? फल होता है। किसी भी कथानक या कोई भी कार्य जो हम लोग करते हैं, उसका जो किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कार्य है कि हमें नौकरी मिल जाना, हमारा क्या है? फल है कि हमें नौकरी मिल जाना। और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक विघ्न आएगा, तो जो उसको टालते टालते जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया? फल हो गया। तो यहाँ पे कार्य का अर्थ फल होता है। जिस फल की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं या किया जाता है, वह फल होता है। और ये कार्य है कि रामायण में रावण का वध, तो राम का मुख्य उद्देश्य था रावण का वध। तो सारा कुछ वृतांत, सारा कुछ राम का जो खेल था, सीता का हरण वगैरह सब कुछ ये रावण के वध के लिए ही था, क्योंकि रावण का जो है तो जो कहानी है वो सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पे खाली रामायण में रावण का वध ही नहीं, यह तो धर्म अर्थ काम 3 कामों में से कोई भी कार्य हो सकता है कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसे जो हमारे फल की प्राप्ति होती है वो कार्य कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों, हमारा आता है पंच कार्यावस्थाएं। पंच कार्यावस्थाएं क्या होती हैं? तो पंच कार्यावस्थाएं आरंभ होता है। क्या आरंभ होता है? आरंभ में क्या होता है? आरंभ में ये होता है, आरंभ की कहानी ये है कि जो पंच अवस्थाएं होते हैं और नाटक में कार्य को आरंभ किया जाता है, और जो विश्राम अवस्था होती है, यानी कार्य को आरंभ करने में क्या है कि कार्य को आरंभ करने में और कार्य को विश्राम में जो बीच का भाग होता है वही क्या होता है? वो अवस्थाएं होती है। यानी कार्य को आरंभ करना, यहाँ से आरंभ हो रहा है और यहाँ पे बीच में जो गैपिंग है वहाँ पे विश्राम हो रहा है, स्थगित हो रहा है। स्थगित तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थगित तो किसी कार्य को समाप्त कर देना ही स्थगित होता है, स्थगित नहीं होगा। वहाँ पे जो थोड़ी देर के लिए विराम होता है, विश्राम होता है, वही क्या होती है? अवस्था होती है। तो इसका क्या कार्य है? इसका जो आरंभ होता है, तो कथानक की जो आरंभ होता है, आरंभ क्या है दोस्तों? आरंभ वो है कि मुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक में जो उत्सुकता होती है वो आरंभ में होती है। जैसे कि शुरू में हम लोग टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्सुकता होती है कार्य को करने में। तो जो कार्य को प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, जो उत्सुकता होती है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसकी कोचिंग क्या है, इसकी किताबें क्या हैं, वो वगैरह वगैरह जो दुनिया भर की उत्सुकता हमारे अंदर होती है, वो क्या होता है कि आरंभ कहलाता है। और जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा जो है शकुंतला को देखकर उस पे आसक्त हो जाते हैं, ये जो है कथानक का आरंभ होता है। उसके बाद यत्न क्या होता है कि जब कथानक आरंभ हो जाता है, यत्न, प्रयत्न या कोशिश जो भी कह लीजिए, तो फल की प्राप्ति के लिए जो हम बहुत तेज़ी से प्रयास करते हैं, जैसे कि अभी हमें नेट जेआरएफ या किसी भी नौकरी की किसी भी की तैयारी करनी है, तो उसके में हमारी जो उत्सुकता है बहुत रहती है। हम जल्दी जल्दी कापी किताब खरीदते हैं, जल्दी जल्दी कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, पैसे नहीं रहता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। सब कुछ जो कार्य करते हैं, वो जो क्या कार्य करते हैं नौकरी पाने के लिए, जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है? वही जो हमारा यत्न कहलाता है। और जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला से विवाह के लिए जो राजा दुष्यंत थे उन पे आसक्त हो गए थे, तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये क्षत्रिय कन्या है या फिर ब्राह्मण कन्या है, क्या है, हमारे लिए सही होगी कि नहीं होगी।
तो ये सब बात हो जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या होता है दोस्तों कि जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल की प्राप्ति की संभावना होती है। क्या होती है? फल की प्राप्ति की संभावना होती है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो हमारे फल की प्राप्ति की संभावना होती है, कोचिंग करते करते और कापी किताब से पढ़ते पढ़ते हमें थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ अब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल की प्राप्ति की संभावना होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हमारी हो गई है और हमने फॉर्म भी डाल दिया है, पेपर होने वाला है, और जैसे ही पेपर हमारा नज़दीक आता है वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या होता है? तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी विघ्न होने के कारण विघ्न हो जाता है। विघ्न होने के कारण अब हम परीक्षा देने लायक नहीं रह गए हैं, हम परीक्षा देने नहीं जा सकते। तो ऐसी जब संभावना होती है, हमें असंभव दिखाई देने लगता है कि अब हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे और हमारा नहीं हो पाएगा, तब क्या होता है? वही जो होता है प्रत्याशा कहलाती है। और कहानी के माध्यम से समझिए कि जैसे चतुर्थ अंक में विदाई के बाद जब राजा दुष्यंत से शकुंतला का मिलन होता है और मिलन निश्चित हो जाता है, शकुंतला अपने मन ही मन बहुत सारे सपने सजाते हुए जाती है कि राजा से मिलन होगा और पहले उनको हम क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। उसी समय उसकी जो अंगूठी होती है वो जो शकुंतला को साप तो पहले ही मिला रहता है, लेकिन जो है उसे पता नहीं रहता है। लेकिन जब उसकी जो अंगूठी होती है वो खो जाती है और उससे जब राजा दुष्यंत के साप का असर राजा दुष्यंत पे पड़ता है, वो नहीं समझ नहीं पाते कि जो है शकुंतला कौन है, क्या है, मैंने इसे कब इससे विवाह किया था, कब प्रेम किया था, वगैरह वगैरह। जो विघ्न आ जाता है यानी अंगूठी गिरने के कारण और साप के कारण जो दुर्वासा ऋषि जो उन्हें साप दिए थे, साप के कारण जो विघ्न पैदा हो गया वही क्या कहलाता है? प्रत्याशा कहलाता है। अगला हमारा नियताप्ति है। नियताप्ति का क्या है दोस्तों? नियताप्ति किसे कहते हैं? तो यह है कि जैसे ही जो है हमें फल की प्राप्ति होने की संभावना हो जाती है, ये होता है कि अब हमारा विघ्न हट गया है और अब कोई विघ्न नहीं आएगा, तो क्या हो जाता है? वही हमारी जो है वही क्या नियताप्ति ही हमारी क्या हो जाती है कि अब हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि लगता है कि फल की प्राप्ति यानी विघ्न के हट जाने के कारण जो नियताप्ति होती है, जो कोई विघ्न, जैसे कि हमारा पेपर नज़दीक है, तबीयत ख़राब हो गई, हम पेपर देने के लायक नहीं हैं, तो हमें विघ्न पैदा होने लगा कि अब हम नौकरी नहीं पा सकते। लेकिन ये थोड़ी दिनों के बाद दवा वगैरह करवाने पे हम सही हो गए और फिर उसके बाद जाते हैं पेपर देने जाते हैं, यानी पेपर देने के लायक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कहानी में अभिज्ञान शाकुंतलम को ही हम लिए हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ही समझते हैं कि जैसे कि धीवर के द्वारा जब अंगूठी राजा को मिल जाती है तो राजा को सारी वृत्तांत याद हो जाती है कि उन्होंने शकुंतला के साथ कब विवाह किया था, कैसे किया था, क्या कैसे, सारी घटना याद हो जाती है। तो उन्हें लगने लगता है कि अब शकुंतला का हमारा मिलन होगा, हमने गलती कर दिया, या फिर जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पछतावा करते हैं इन सब बातों को कि आई थी हमारे सामने, हम ऐसा नहीं कर पाए। तो यह नियताप्ति होता है। फलागम क्या होता है? फलागम होता है कि जब सभी विघ्नों को हट जाने के कारण, पेपर दे चुकने के कारण, पेपर दे भी दिए और उसका परीक्षा परिणाम निकल आया और उसमें हम अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो हमें क्या हो गया? नौकरी की प्राप्ति हो गई। और उसी में जो है राजा वहाँ पे जो है उलझे रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं। तभी जो होता है कि क्या मारीची ऋषि के आश्रम में शकुंतला की मिलन हो जाती है, क्योंकि मातली द्वारा उन्हें बुलाया जाता है जो इंद्र की सहायता के लिए वहाँ जाते हैं राजा। फिर वहाँ से लौटते हैं तो मारीची ऋषि हेमकूट पर्वत पर उनका शकुंतला से मिलन हो जाता है, तो फिर से पुनर्मिलन शकुंतला का हो जाता है। तो ये फलागम कहलाता है। क्या उनके फल की प्राप्ति हो गई, शकुंतला का मिलन हो गया। और जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पास है विघ्न प्रयत्न सब कुछ किए, उसके बाद हमें नौकरी मिल गई, तो ये हमारा क्या हो गया? फलागम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? फलागम हो गया। उसके बाद फिर अगला हमारा क्या है कि पंच संधियाँ। पंच संधियाँ क्या हैं? तो पंच संधियाँ होती हैं, 5 संधियाँ होती हैं, और ये संधियाँ किसके किसके मेल से बनी है, तो इसे हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। पंच संधियाँ होती हैं कि मुख। सबसे पहले क्या होती है? पहली संधि होती है मुख, दूसरी होती है प्रतिमुख, तीसरी होती है गर्भ संधि, और चौथी होती है अवमर्श या विमर्श, इसे कहते हैं अवमर्श या विमर्श संधि कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वीं संधि है। 5वीं संधि का नाम
नाम है उपसंहति या निवहरण संधि, निवहरण संधि या उपसंहति। तो ये बने कैसे हैं, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि बीज प्लस आरंभ, बीज और आरंभ से मुख संधि का निर्माण हुआ है दोस्तों, और बिंदु और यत्न से प्रतिमुख संधि का निर्माण हुआ है। पताका और प्रत्याशा से गर्भ संधि का निर्माण हुआ है। प्रकरी और नियताप्ति से अवमर्श या विमर्श संधि का निर्माण हुआ है। कार्य प्लस जो है कार्य प्लस फलागम से उपसंहति या निवहरण का जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुई है, प्रारंभ हुआ है। तो ये पंच संधियाँ हैं। पंच संधियाँ किसके किसके मेल से मिलती हैं, तो आरंभ, यहाँ पे बीज, आरंभ, बिंदु, यत्न, इन सब से मिलती है। उसके बाद आइए देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे दिया है पंच अर्थोक्षेपक। पंच अर्थोक्षेपक को समझ लेते हैं कि पंच अर्थोक्षेपक क्या होता है। पंच अर्थोक्षेपक किसे कहते हैं, ये भी कथा वस्तु के भाग में ही आती है, जो रंग मंच पर जो है पात्रों द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या होते हैं इसमें, विस्कंभक होते हैं, चूलिका होती है, अंकास्य होता है, अंकावतार होता है, प्रवेशक होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विस्कंभक क्या होता है। विस्कंभक किसे कहते हैं, तो भूत और भावी घटनाओं की जो सूचना देता है और मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। क्या होता है कि मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यह है विस्कंभक। विस्कंभक क्या होता है कि भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है, मध्यम कोटि का पात्र होता है या मध्यम कोटि का पात्र होता है। और ये क्या होता है, ये मध्यम श्रेणी का पात्र होता है। इसके द्वारा भूत और भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। उसके बाद चूलिका, दूसरा नंबर पे चूलिका है। चूलिका क्या, अच्छा हाँ, इसकी भाषा भी, विस्कंभक की भाषा संस्कृत होती है। क्या होती है, संस्कृत इसकी भाषा होती है। विस्कंभक संस्कृत बोलता है। वहीं दूसरे नंबर पे चूलिका का कार्य क्या होता है कि ये जो है पर्दे के पीछे बैठे हुए पात्र द्वारा वस्तु या घटना की सूचना देता है। ये पर्दे के पीछे रहता है, कोई पर्दा रहता है, उसके पीछे से यह घटनाओं की सूचना देता है कि क्या होने वाला है। जैसे पर्दा गिरता है, उसके बाद पता चलता है कि अब राम आने वाले हैं, महाराजा पधार रहे हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो यह काम चूलिका का होता है, जो पर्दे के पीछे से बोला जाता है, यह चूलिका बोलती है। और यह क्या होती है कि जैसे नेपथ्य में कथन, कोई कहता है कि जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुर्वासा ऋषि को बताया गया, पर्दे के पीछे से ही उन्हें बुलवाया गया है। वो जो श्लोक बोलते हैं कि मैं जो है अतिथि आया हूँ, मेरी सत्कार कोई नहीं कर रहा है, वगैरह जो भी बात बोलते हैं, तो पर्दे के पीछे बोलते हैं। तो पर्दे के पीछे जो बात बोली जाती है, जो घटना मिलती है, जो सूचना मिलती है, जैसे कि पर्दे के पीछे से कोई राजा आ रहा होता है तो दिखाई नहीं देता कि राजा आ रहा है, लेकिन वहाँ से पहले ही सूचना मिल जाती है कि वो महाराजा पधार रहे हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो चूलिका का कार्य होता है। क्या होता है, चूलिका का होता है। उसके बाद यहाँ पे अंकास्य। अंकास्य क्या होता है दोस्तों कि ये देखिए प्रवेशक पीछे अंतिम में दे दिया है। क्या है, प्रवेशक अंतिम में दे दिया है, तो प्रवेशक को भी तो बता चुके हैं। तो अंकास्य होता है। अंकास्य जो है, हम अंकास्य के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये चूलिका हो गया। उसके बाद अंकास्य हो गया। अंकास्य का कार्य होता है कि अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा पहले जो है अगले अंक में आने वाली घटना की सूचना देता है। जैसे कि कोई सीरियल आप लोग देखते होंगे तो पता ही चलता होगा कि कल क्या दिखाया जाएगा। जब वह सीरियल समाप्त हो जाता है, जैसे आधे घंटे 1 घंटे का जो सीरियल रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाने के बाद अगले आने वाली कड़ी में जो घटना दिखाई जाती है, थोड़ा सा झलक उसका दिखाया जाता है, वही अंकास्य होता है। क्या होता है, अंकास्य होता है। अंकावतार क्या होता है, अंकावतार वह होता है कि जो है कि अंकास्य यानी अंक की समाप्ति के समय जो अंकावतार वह होता है कि अंक की समाप्ति से पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ हो जाता है। जैसे अंक की समाप्ति नहीं हुई है, अंक आने वाला है। जैसे आज का एपिसोड शुरू हो रहा है, तो शुरू होने से पहले कोई एपिसोड चल रहा है, तो आगे आने वाला जो एपिसोड है उसके बारे में पिछले एपिसोड में बता दिया जाता है कि ये एपिसोड आ रहा है। अंकावतार होता है। क्या होता है कि अंकावतार यही होता है कि अंक की समाप्ति के पहले यानी अंक
समाप्त नहीं हुआ है उसके पहले ही जो है अगले अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ हो जाता है, कथा वस्तु प्रारंभ हो जाती है, ये अंकावतार हो जाता है। और उसके बाद यहाँ प्रवेशक है। प्रवेशक क्या होता है कि प्रवेशक जो होता है यह जो है भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है और निम्न कोटि का होता है। क्या होता है? निम्न कोटि का होता है। विदूषक जो होता है, विस्कंभक जो होता है वो उच्च कोटि का होता है, प्रवेशक निम्न कोटि का होता है और इसकी जो भाषा होती है वो क्या होती है? संस्कृत होती है। यहाँ पे ये देखिए कि दोनों हैं, विस्कंभक है, विस्कंभक की भी भाषा संस्कृत है, दोनों की भाषा क्या है? संस्कृत है। और दोनों क्या देते हैं? दोनों भूत और भावी घटनाओं की सूचना देते हैं और ये उच्च कोटि का होता है। क्या है? उच्च कोटि का होता है। और ये जो होता है ये निम्न कोटि का होता है। क्या होता है? निम्न कोटि का होता है। तो ये था हमारा अर्थोक्षेपक। क्या था? अर्थोक्षेपक। उसके बाद यहाँ पे पंचनाटककार, तो इसी लगे हाथ देख लेते हैं। पंचनाटककार हमारे कौन है? पहले भास हैं, पंचनाटककार भास हैं और कालिदास हैं, शूद्रक हैं, विशाखा दत्त हैं और भवभूति हैं, ये पंचनाटककार हैं। तो हमारा आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो गया, लेकिन क्या करूं दोस्तों, तो इसे हमें आप लोगों को अच्छे से समझाना था। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को अच्छे से ही समझ में आया होगा कि अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं, कार्य अवस्थाएँ क्या हैं, पंच संधियाँ क्या हैं और अर्थोक्षेपक क्या है, ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। जो हमारे नए साथी हों, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहें, आप लोग इसका लाभ उठाएं। और जो हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो इसी आशा और कामना के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।